हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ के बारे में, जिसको प्रोविडेंट फंड और पीएफ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भारत में एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि आपको हर महीने सैलरी मिलती है, सैलरी पे आप काम करते हैं, तो आपकी सैलरी में से कुछ पैसा हर महीने पीएफ के नाम पे काट लिया जाता है और उसको एक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। उतना ही पैसा जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी के द्वारा भी उस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और यही क्या कहलाता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ कहलाता है। बेसिकली इसमें जो भी पैसा जमा होता है वो रिटायरमेंट के बाद आपको दे दिया जाता है, ताकि जो बची हुई लाइफ है किसी एम्प्लॉय की वो अच्छे तरीके से वो जी सके। और इस फंड को, इस पूरे अकाउंट को मेंटेन किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम ईपीएफ से जुड़े हुए सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ अकाउंट में, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड क्या है, कैसे पीएफ अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को पीएफ का पैसा निकालना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और टैक्स रूल्स क्या है भारत में, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो वैसे अगर आप नॉर्मली किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा ही, आपका उसमें पैसा कटेगा ही। वैसे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोई कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर जिसे आप कह सकते हैं, वो कब एलिजिबल हो जाती है इस स्कीम के अंतर्गत, जब किसी कंपनी में 20 या फिर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। हालांकि बहुत सारे केस में अगर किसी कंपनी में 20 से कम एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत आ जाती है। उसके अलावा एक कर्मचारी कब एलिजिबल हो जाता है इस स्कीम के लिए, तो अगर उसकी तनख्वाह 15,000 या फिर 15,000 से कम है तो इसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि उसका एक पीएफ अकाउंट होना ही चाहिए। हालांकि अगर किसी एम्प्लॉय की 15,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है तो इस केस में ये कंपलसरी नहीं है, ये उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा कटाना चाहता है पीएफ का या फिर नहीं कटाना चाहता है। अब हम बात करते हैं कि कितना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पीएफ अकाउंट में। नॉर्मली आपके सैलरी का 12% हर महीना काट लिया जाता है पीएफ में जमा करने के लिए। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। हालांकि बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों में डीएनएस अलाउंस नहीं दिया जाता है, तो आप यहाँ पे बेसिक पे समझ सकते हैं। तो इसका 12% आपके प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाता है और इतना ही कंपनी भी जमा करती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो सैलरी है, मानते हैं कि आपका सैलरी है 20,000 रुपये, ठीक है, तो इसका 12% हो गया 2,400 रुपये। अब आपको 2,400 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप इतना प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप मिनिमम 1,800 रुपये जमा कर सकते हैं। आप यहाँ पे 12% के जगह पे हर महीने 1,800 रुपये जमा करते हैं और इतना ही पैसा जो आपकी कंपनी है वो भी आपके इस फंड में जमा करती है। अब इसके अलावा एक और कंडीशन ये है कि आप चाहते हैं कि अपनी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा इस फंड में जमा किया जाए, क्योंकि इस फंड में जमा करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, ये इसमें टैक्स बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलेंगे और साथ ही में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी इस पर काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। तो अगर आप 12% से ज़्यादा 20%, 30%, 40%, 50% इतना अगर आप वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में जमा करना चाहते हैं तो इसका भी यहाँ पे ऑप्शन है, जिसका नाम है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। हालांकि यहाँ पे आप जितना पैसा जमा करेंगे, इस कंडीशन में ये नेसेसरी नहीं होता है कंपनी के लिए कि वो भी आपके इस फंड में इतना ही पैसा जमा करे। इसके अलावा यहाँ पे मानते हैं कि आपने 12% ही प्रोविडेंट फंड में जमा करने के लिए यहाँ पे मंजूरी दी है और इतना ही पैसा कंपनी भी आपका जमा करेगी, तो आपका जो 12% वाला पैसा है वो तो पूरा इस फंड में चले जाएगा, प्रोविडेंट फंड में। लेकिन जो कंपनी की तरफ से आपकी सैलरी का 12% दिया जाता है प्रोविडेंट फंड के नाम पे, वो पूरा इस अकाउंट में नहीं जाएगा। आपके सैलरी का सिर्फ 3.67% ही पीएफ अकाउंट में जाएगा। जो बचा हुआ परसेंटेज है 8.33%, वो आपका जाएगा पेंशन स्कीम के अंतर्गत। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है। अभी फिलहाल पीएफ में जो पैसा जमा है उसके ऊपर 8.5% पर एनम के हिसाब से, यानी कि हर साल इंटरेस्ट मिलता है। और साथ में यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो तय किया जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और यहाँ पे जो परसेंटेज है इंटरेस्ट का वो तो 8.5% पर एनम है, लेकिन जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मंथली बेसिस पे होता है। एक महीने में हर महीने के लास्ट में जितना भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा रहेगा उसके ऊपर आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की 1 अप्रैल 2021 को और वहाँ पर आपकी सैलरी है
15,000 रुपये, ठीक है। और 15,000 रुपये में से 12% जो है हर महीने पीएफ के लिए आपके कटते हैं और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 8.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है मंथली बेसिस पे, हर महीना कैलकुलेट होता है, तो हर महीना तो 8.5% पे होगा नहीं, तो इसको अगर हमने 12 से डिवाइड कर दिया हर मंथ का निकालने के लिए तो हो गया 0.7083%। तो ये आपका हर महीना का इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे अप्रैल का कैलकुलेट करते हैं। 15,000 रुपये का 12% कितना हो गया, 1,800 रुपये। तो ये तो डायरेक्ट आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चले गए, ठीक है। अब कंपनी भी आपको 12% देती है, इतना ही देती है, लेकिन इसका सिर्फ 3.67%, 15,000 का सिर्फ 3.67% ही आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाएगा, यानी कि 550 रुपये जाएगा। और बाकी का जो पैसा है जो आपको कंपनी देती है वो कहाँ जाएगा, पेंशन स्कीम के अंतर्गत चले जाएगा, जिसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो टोटल आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितने पैसे गए, 2,350 रुपये गए। और यहाँ पे क्योंकि ये पहला महीना है आपका, तो इसके ऊपर आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अप्रैल में आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितने पैसे जमा हुए, 2,350 रुपये जमा हुआ। अब हम बात करते हैं मई का, अगले महीना का। तो अगले महीना भी आपका 1,800 रुपये और कंपनी की तरफ से आपको मिला 550 रुपये, तो मिला के 2,350 रुपये हो गया। तो मई में टोटल पैसा कितना हो गया आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, 4,700 रुपये हो गया। अब यहाँ पे 4,700 के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली इंटरेस्ट, और मंथली इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज था, 0.7083%। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 33 रुपया 29 पैसा, और आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, टोटल 4,733.29 रुपया हो गया। आपके मई तक आपके अकाउंट में इतना पैसा है। इस हिसाब से आप हर महीने का निकाल सकते हैं। जून का अगर आपको निकालना है तो इस पैसे में सबसे पहले तो आप 2,350 रुपये ऐड कर दीजिए, ठीक है, और जो पैसा आएगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितना पीएफ अकाउंट में पैसा रहता है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और एक बात बताना जरूरी है कि ये इंटरेस्ट कैलकुलेट भले ही मंथली बेसिस पे होता है, लेकिन उसका पूरा जो पैसा, ये पूरा पैसा साल के अंत में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा दो चीज़ों के बारे में बात करना जरूरी है। एक है आपका विड्रॉवल प्रोसेस। अगर आपको पैसे निकालने हैं अपने पीएफ अकाउंट से तो दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे कम्प्लीटली पैसा निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पार्शियली पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि आधा करके आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको पूरा पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको रिटायर होना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 2 महीने तक अगर आप अनएम्प्लॉय हैं, कहीं पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पीएफ अकाउंट से पूरे पैसे निकाले जा सकते हैं। अगर आपको आधा पैसा या फिर 75%, 80% इस हिसाब से जो है अगर आपको निकालना है तो इसके लिए कुछ यहाँ पे इंसिडेंट, कुछ यहाँ पे बेंचमार्क सेट किया गया है। जैसे कि मेडिकल पर्पस से अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कुछ बीमारी हो जाती है उसके फैमिली मेम्बर में, तो उसके लिए वो यहाँ पे पीएफ का पैसा निकाल सकता है। किसी का शादी ब्याह करना है तो उस कंडीशन में निकाल सकता है, पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए निकाल सकता है। और यहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एज 54 वर्ष हो चुकी है तो भी वो यहाँ पे रिटायरमेंट से पहले 90% तक पैसा वो यहाँ पे निकाल सकता है। तो ये तो हो गया विड्रॉवल रूल। अब हम बात करते हैं टैक्स कैसे लगेगा। देखिए टैक्स का बहुत ही सिंपल सा है। अगर 5 साल आपने पीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं किया, 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ही आप पैसे निकाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा जो भी आपका बनेगा। उसके अलावा किसी भी प्रकार का डिपॉजिट और इंटरेस्ट जो आपको मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं था, सिर्फ 2020 तक। 2021 में हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा एक कानून लाया गया और उन्होंने कहा कि जो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें आप 12% से ज़्यादा पैसा जमा करते हैं, और जो आपका नॉर्मल प्रोविडेंट फंड है अगर उसमें 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा हो जाता है तो वो जो ज़्यादा वाला पैसा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कि 3 लाख रुपए आपने जमा कर लिया, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में आपके प्रोविडेंट फंड में कितना जमा हुआ, 3 लाख रुपए जमा हुआ, तो 2.5 लाख रुपए तक तो यहाँ पे छूट है। जो 50,000 रुपए है उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं करती है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो ये जो सीलिंग है वो 5 लाख रुपए है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।